नमस्कार साथियों, सार्थक एकेडमी के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैंने आपको पिछली बार ही बताया था कि हम एक नई श्रृंखला के साथ जुड़ रहे हैं और वो है राज्य विशेष उत्तर प्रदेश। राज्य विशेष उत्तर प्रदेश में आज हम उत्तर प्रदेश की राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें तो हमको पता है कि राजनीतिक व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक विभाजन को समझे बिना हम नहीं कर सकते। तो उत्तर प्रदेश को अगर मैं इतिहास के व्यू से अगर डिवाइड करूं तो आपको भी पता है राज्य, राज्य के बाद मंडल, मंडल के बाद जिले, जिले के बाद तहसील और तहसील के बाद ब्लॉक और सबसे लास्ट में ग्राम पंचायत। आज हम इसी संदर्भ में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे ग्राम पंचायत तक की व्यवस्था हमने अपनाई है। गौर से सुनते चलेंगे, आपके सामने बोर्ड पर दिखता भी रहेगा, आप उसे नोट भी करते रहेंगे और तैयार करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने दो फोटो दिख रही हैं, आप देख रहे हैं। इधर हमारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, दूसरी तरफ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक विभाजन। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 18 जिले हैं, 18 मंडल हैं, माफ करिएगा 75 जिले हैं, यानी 75 जिलों को 18 मंडल में रखा गया है। मैं एक बार उन मंडलों का नाम बहुत सरल तरीके से पढ़ रहा हूँ, आप केयरफुली सुनिएगा और नोट बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स लेकर बैठे होंगे, बनाने के लिए तैयार होंगे। सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, अब इसका नाम बदलकर अयोध्या हो गया है, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, इसका नाम बदलकर प्रयागपुर कर दिया गया है, वाराणसी और मिर्जापुर। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुल जिलों की संख्या है 75, मंडल कितने हैं 18। याद रखना है 18 मंडल में लखनऊ, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, कानपुर और मेरठ 3 ऐसे मंडल हैं जिनमें 6-6 जिले आते हैं। 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें 6-6 जिले आते हैं। तो जरा देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे मंडल है भाई जहां 6 जिले आते हैं। आपको दिख रहा होगा 4 नंबर पर है लखनऊ, कानपुर है आपका 11 नंबर पर और आपका मेरठ 8 नंबर पर है। ये 3 जिले हैं, 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें 6-6 जिले आते हैं। मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर। मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी और सहारनपुर, ये 5 मंडल ऐसे हैं जिनमें 3-3 जिले हैं। याद रखिएगा, इनमें कितने जिले हैं? 3-3 जिले हैं। ये सबसे छोटे मंडल हैं। सबसे नवीनतम मंडल है अलीगढ़। अब सबसे नवीनतम अगर अलीगढ़ है तो याद रखिएगा ये मंडल कहाँ है? 9 नंबर। ये आपको दिख रहा है 9 नंबर पर कौन सा है? अलीगढ़ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? अलीगढ़, और इसमें कुल 4 जिले हैं। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिले एवं मंडल के बाद तीसरी कड़ी, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, तीसरी कड़ी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? तहसील। उत्तर प्रदेश में कुल 350 तहसीलें, 653 नगर निकायों की संख्या है, नगर निगम 17 हैं, नगर पालिका परिषद 199 है। यहाँ याद रखिएगा 17वां नगर निगम शाहजहांपुर है। 17वां कौन सा है? शाहजहांपुर है। सबसे बड़ा नगर निगम जनसंख्या की दृष्टि से लखनऊ है, दूसरे नंबर पर कानपुर आता है। याद रखिएगा कानपुर। आगरा, प्रयागराज, बनारस, मेरठ, गोरखपुर, गाजियाबाद, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोजाबाद, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन एक साथ में है। ये प्रमुख नगर निगम हैं। याद रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश के बड़े नगर भी हैं, आपको भी पता है।
सभी जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश में थोड़ा भी इंटरेस्टेड होंगे वो कानपुर, आगरा, बनारस, प्रयागराज इनसे भली भांति परिचित होंगे। गाजियाबाद, अब अगर दिल्ली गए हैं तो उसके कारण जानते हैं, और गोरखपुर तो आजकल योगी आदित्यनाथ के कारण सभी परिचित हैं। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जिला पंचायतों की संख्या 75 है। आपको भी पता है, जितने जिले उतने जिला पंचायत। इंपॉर्टेंट बात क्या है, पंचायतों में उत्तर प्रदेश में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब 33% महिलाओं को जो आरक्षण की बात थी वो लागू यहाँ पर है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रहेगा, शाहजहांपुर का गठन 2018 में हुआ है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, 350 तहसीलें, 653 नगर निकाय, नगर निगम की संख्या है 17, नगर पालिका परिषद है 199। इंपॉर्टेंट फैक्ट, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में है और 17वां कौन सा है, शाहजहांपुर है, और इसकी स्थापना हुई है 2018 में। उत्तर प्रदेश में 33% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। और याद रखिएगा, रिजर्वेशन होता कैसे, मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में रिजर्वेशन या स्थानीय निकायों में रिजर्वेशन चक्रीय पद्धति का है, साइक्लिक है। याद रखिएगा, मतलब एक बार सामान्य सीट होगी, तो दूसरी बार ओबीसी होगी, तो तीसरी बार एससी होगी, ठीक ऐसे ही फिर सामान्य महिला होगी, फिर ओबीसी महिला होगी, फिर एससी महिला होगी। क्लियर? उत्तर प्रदेश में एसटी आबादी कम है, जिन क्षेत्रों में एसटी की आबादी है वहां पर एसटी भी जुड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे इजी वे में तैयार कर पाते होंगे। अब अगले फैक्ट को जरा ध्यान रखते हैं, अगली लाइन पर आते हैं, पंचायती राज प्रणाली। देखिए, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया था। देख लीजिए, 1947, आजादी प्राप्त करते ही उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया। 1947 के बाद से ही पंचायतों की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार प्रयास जारी हैं। लेकिन 1955 में दूसरे चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत कर दिया गया। ये याद रखिएंगे, न्याय पंचायत नाम हो गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, लेकिन जब बलवंत राय मेहता समिति आई तब जाकर कहीं से कंटिन्यूटी बननी शुरू हुई, नहीं तो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव प्रक्रिया थी पंचायतों की वो काफ़ी बीच में लचर हो गई थी, टूट सी गई थी। लेकिन फिर भी वो चीज़ें नहीं आई, कारण उत्तर प्रदेश के गाँवों में किसी न किसी एक कास्ट का बाहुल्य रहता था, उनका एक दबदबा था, तो दूसरी जाति को अवसर नहीं मिलता था, आर्थिक संसाधन नहीं थे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, राज्यों का भी उन क्षेत्रों में, राज्य सरकारों का भी उन क्षेत्रों में लगाव नहीं होता था जहां से उनका वोट बैंक नहीं बनता था। इस सारी कमियों को दूर करने के लिए 1992 में केंद्र सरकार ने पंचायत राज में एकरूपता लाने के उद्देश्य से, याद रखिएगा कैसी एकरूपता, चुनाव, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से संविधान में संशोधन किया और 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में पंचायती राज को क्या मान्यता दे दी, संवैधानिक दर्जा दे दिया। फिर से लगातार अभी तक चुनाव जारी हैं। संविधान में अनुभाग अध्याय 9 में 243 ए से 243 ओ तक इन सारी व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी बात क्लियर समझ गए होंगे कि क्यों ये लाया गया था, क्या कारण था। आर्थिक और चुनाव की सुनिश्चित तिथि होनी चाहिए। 5 साल के अंदर इलेक्शन जैसे विधानसभा के होते हैं, आम इलेक्शंस होते हैं, वैसे पंचायतों के भी हों। इसलिए केंद्र सरकार ने इसके लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया 73 और 1992 से इसे संवैधानिक दर्जा दिया, जिसका परिणाम आज भी देखने को मिल रहा है और सुचारू रूप से व्यवस्था आगे चल रही है। आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। पंचायती राज प्रणाली में देखिए, जो अमेंडमेंट किया गया वो उसके तहत उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 को संशोधन स्वीकार कर लिया गया और इसके तहत इलेक्शन शुरू भी हो गए। देखिए, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल निर्वाचन प्रणाली, वित्त आयोग, ठीक, मैंने भी आपसे चक्रीय सिस्टम का उल्लेख किया था, वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं, सेम वही पॉइंट यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। संगठन, पंचायतों का संगठन संरचना चुनाव के बिना संभव ही नहीं है, बिना उसके संगठन बन नहीं सकता। एससी, एसटी, बीसी मतलब बैकवर्ड कास्ट, और महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल निर्वाचन तथा निर्वाचन आयोग तथा वित्त आयोग की व्यवस्था जो 73वें कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज थी
वो सब उत्तर प्रदेश ने लागू कर दी। अर्थात उत्तर प्रदेश में 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था लागू कर दी गई। अब इसके सीट्स पे कौन था? जिला पंचायत। सीट्स पर कौन आया? जिला पंचायत। 3 स्तर में कौन कौन से हैं? जिला पंचायत नंबर 1, नंबर 2। अगर हम देखें तो नंबर 2 पे कौन है? गुड, ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत जिसे आप कहते हो। और नंबर 3 आपका आता है ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले जिला पंचायत की बात कर ले। जिला पंचायत सदस्यों से गठित होती है और जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं वो अपना एक अध्यक्ष चुनते हैं। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा होता है, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत सदस्य करते हैं। एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया गया था कि निम्न में से किसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, तो एक ऑप्शन आपको मिल चुका है। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जनता करती है और चुने हुए जिला पंचायत सदस्य अपना अध्यक्ष चुनते हैं। याद रहेगा, मुझे उम्मीद है। इसमें जो सचिव होता है वो मुख्य विकास अधिकारी होता है। सचिव कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी होता है। यहाँ मैं आपका ध्यान थोड़ा खींचना चाहूँगा। क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो, इनसे 6 समितियाँ जुड़ती हैं। कितनी समितियाँ जुड़ती हैं? 6। जिनमें से पहली समिति कौन सी है? प्रशासनिक। दूसरी समिति कौन सी है? बहुत ध्यान से इसको समझते चलिएगा, नियोजन समिति, नियोजन। तीसरी समिति कौन सी है? एक बार मैं इसको मिटा दूं फिर आप समझेंगे। चलिए, नियोजन। फिर तीसरी समिति कौन सी है? इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखिएगा। तीसरी समिति है आपकी शिक्षा समिति, एजुकेशन से जुड़ी हुई समिति है शिक्षा समिति। मिड डे मील वगैरह इसी के तहत आता है। फिर चौथी समिति है आपकी निर्माण एवं कार्य संबंधी। आपको भी पता है, कच्ची सड़कें वगैरह बनानी होती हैं, संस्तुति देनी होती है, इंदिरा आवास योजना। फिर सबको आवास योजना के तहत लगातार कार्य हो रहे हैं गाँव में, तो उसके तहत भी इसके कार्य करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। पांचवी जो इम्पोर्टेंट है, पांचवी समिति जो आती है वो ध्यान दीजिएगा, पांचवी समिति पांचवी समिति जो इस समय आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्वास्थ्य। आजकल इसी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पांचवी समिति कोविड काल में ये सबसे इंपॉर्टेंट समिति बनकर उभरी है। और छठवीं है जल प्रबंधन। गांव में सबसे बड़ी समस्या नलकूप की है। अगर आपके यहाँ इंडिया मार्क का नल नहीं लगता तो आप शिकायत करते हैं, तो ये आप याद रखेंगे कि हैंडपंप वगैरह की व्यवस्था प्रधान के ही कोटे में आती है और उसके लिए भी एक समिति का गठन किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये 6 समितियां आपने लिख ली होंगी। नहीं लिख पाए हैं तो ज़रूर लिख लीजिएगा, एक एक को रोक रोक कर लिखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी समितियों का गठन ग्राम स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर और जिला स्तर पर होता है। याद रखेंगे, ये सभी समितियां तीनों स्तर पर गठित होती, मतलब 6 समितियां तीनों स्तर पर गठित होती हैं, ग्राम पर भी और वही समिति बिल्कुल ग्राम पर, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तीनों स्तर पर ये गठित होती हैं। ठीक, इन्हीं का उल्लेख देखिए यहाँ पर नीचे किया गया। 6 समितियों द्वारा इनके कार्य का संचालन किया जाता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इससे। क्षेत्र पंचायत, आपको भी पता था क्षेत्र पंचायत का जिक्र आने वाला है। क्यों? क्योंकि दूसरे पायदान पर क्षेत्र है। अगर मैं पंचायती व्यवस्था को एक पिरामिड के रूप में आपको समझाऊं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। निचले स्तर पर और ऊपरले स्तर को देखिएगा। ऊपर है जिला पंचायत, बीच में है क्षेत्र पंचायत जिसे आप, और नीचे के स्तर पर है ग्राम पंचायत। मेरी आवाज़ को सुनते रहिएगा, अगर राइटिंग सही नहीं है तो आप मेरी आवाज़ से भी समझ सकते हैं। तो आप पिरामिड एक बना लीजिए अगर अपने कॉपी में, तो याद रहेगा सबसे शीर्ष पर कौन है और सबसे निचले पायदान पर कौन है। चलिए, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में क्षेत्र पंचायत का पड़ाव दूसरा है। अभी आपने पिरामिड के शेप से भी समझा। क्षेत्र पंचायत में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष होता है। प्रायः अध्यक्ष को हम लोग ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रमुख के नाम से पुकारते हैं।
क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। दूसरा आपको मिल गया प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। पहला कौन था? जिला पंचायत सदस्य, और दूसरा क्षेत्र पंचायत सदस्य। क्षेत्र पंचायत सदस्य क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से फिर अपना अध्यक्ष चुनते हैं, जिनको हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। यहां याद रखेंगे, जैसे वहां पर मुख्य विकास अधिकारी सचिव का जिम्मेदारी उठाता है जिला स्तर पर, ठीक वैसे ही यहां पर सचिव की जिम्मेदारी उठाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। इसको हम लोग कहते हैं BDO। याद रहेगा। यह है क्षेत्र पंचायत की थोड़ी सी संरचना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से पूरे चैप्टर को समझ रहे होंगे। ग्राम पंचायत की बात कर लेते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत सबसे अंतिम पायदान है, लेकिन सबसे मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इसी का होना जरूरी है। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में प्रधान कहा जाता है। राजस्थान में इसको सरपंच कहते हैं, कहीं मुखिया कहते हैं। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। 18 वर्ष की आयु से अधिक जितने मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मैं अभी 3 शब्द आपसे चर्चा कर लूं, तब ज्यादा आप समझ पाएंगे। देखिए, ग्राम समाज, एक होता है ग्राम समाज, दूसरा होता है ग्राम सभा, और तीसरा है ग्राम पंचायत। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी वे में समझेंगे। ग्राम समाज में सब आते हैं, चाहे वो वोट डालने का अधिकार रखते हो या ना रखते हो। जो भी उस गांव का निवासी है वो सब आता है। एक दिन या कुछ घंटे पहले जन्मा हुआ बच्चा भी है, और मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ बुजुर्ग भी है। सभी मेंबर होते हैं ग्राम समाज के। ग्राम सभा में मतदाता आते हैं जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है। इनके मतदान से, मतलब ग्राम सभा के मतदान से जो लोग चुने जाते हैं वो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। और आपको भी पता है, प्रधान ऐसा ही व्यक्ति है जो चुना जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, सदस्य चुने जाते हैं। गांव में सदस्यों का भी चुनाव होता है। तो जरा देख लेते हैं। सदस्य और प्रधान दोनों का चुनाव, याद रहेगा, दोनों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि से होता है। ये याद रहेगा, दोनों के लिए वोट डाले जाते हैं। मतलब अब आपको 4 लोग मिल गए जिनके लिए मतदान होता है। पहला जिला पंचायत सदस्य, दूसरा क्षेत्र पंचायत सदस्य, तीसरा ग्राम प्रधान, और चौथा पंचायत सदस्य। देखिए, प्रधान बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है। इसको हम लोग कहते हैं VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें भी 6 समितियां होती हैं। ठीक वही समितियां हैं: प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, जल प्रबंधन समिति। यही 6 समितियां होती हैं, और यही तीनों स्तर पर होती हैं। मतलब जिला पंचायत में भी होंगी, यही क्षेत्र पंचायत में भी होंगी, और यही समितियां ग्राम पंचायत में भी होंगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जरा गौर से इसको समझिएगा। क्षेत्र पंचायत सदस्यों से इसका गठन होगा, ग्राम पंचायत के सदस्यों से ग्राम पंचायत समितियों का गठन होगा, जिला पंचायत के सदस्यों से जिला पंचायत की समिति का गठन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे कि कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि उस कंफ्यूजन को भी दूर कर सकूं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नियुक्तियां। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। देखिए, राज्य में पहला कौन था, अब कौन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। राज्य के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। 1937 में जब पहली बार इलेक्शन हुए तो भी गोविंद बल्लभ पंत साहब थे, और जब दोबारा 1947 के बाद उत्तर प्रदेश देश आज़ाद होने के बाद जब उत्तर प्रदेश में सरकारों का गठन हुआ तो भी गोविंद बल्लभ पंत साहब थे। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी, आप फोटो शुरुआत में ही देखकर आ चुके हैं। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक बार PCS मेंस में इसको पूछा जा चुका है, चौधरी नारायण सिंह थे। याद रखेंगे, चौधरी नारायण सिंह थे राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री। राज्य
या देश की, दोनों स्तर पर अगर हम चर्चा करें तो पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं सुचेता कृपलानी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पर किस स्टेट में थी, तो वो स्टेट था उत्तर प्रदेश। अब तक 2 महिलाएं मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, जिनमें सुचेता कृपलानी जी हैं और सुश्री मायावती जी हैं। याद रखेंगे योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल के तौर पर अगर हम काउंट करें तो 32वें नंबर पर आते हैं, जबकि व्यक्ति के तौर पर देखें तो वो 21वें स्थान पर आते हैं। हाँ, यहाँ याद रखना है कि सबसे कम उम्र में अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, सबसे कम उम्र में ये मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 76 वर्ष की आयु में सन 1999 में राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री सबसे अधिक उम्र में बने। यहाँ याद रखना है सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड सुश्री मायावती जी के नाम है, ये 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। मुझे उम्मीद है ये फैक्ट आपको याद हो गए होंगे। एक बार इसे गौर से देख भी लीजिएगा, वीडियो को रोक कर भी आप इजीली इसको देख सकते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण अगर नियुक्तियों की चर्चा कर ली जाए तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री दोनों पदों पर अगर कोई रहा हो, मतलब सीएम भी रहा हो पहले और फिर पीएम बना हो, तो ऐसा गौरव हासिल करने वाले 2 व्यक्ति हैं, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। याद रखेंगे, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। राज्य एवं देश की पहली महिला राज्यपाल, बहुत से लोग ये भी सुचेता कृपलानी जी की तरह रट तो लेते हैं कि देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। कब से कब तक थी, मैंने ये भी बताने का प्रयास किया। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक, देश की आज़ादी से लेकर 2 मार्च 1949 तक। याद रहेगा, सरोजिनी नायडू जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी और देश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। सबसे लंबे समय तक कौन राज्यपाल रहा, तो 2 व्यक्तियों का नाम जुड़ता है, मोहम्मद शफी कुरैशी साहब और वीएल जोशी जी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और श्री वीएल जोशी, ये 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो सबसे लंबे समय तक या सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। ये 2-2 बार रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। याद रखेंगे, आनंदीबेन पटेल जी इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। सबसे अधिक बार विधान परिषद सभापति वीरेंद्र स्वरूप जी रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। याद रखिएगा, इनके नाम पर उत्तर प्रदेश में एकमात्र ओपन यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की गई, जिसे राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहते हैं। इसका कैंपस इलाहाबाद में है। इसका कैंपस कहाँ है, इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज कहते हैं। सबसे अधिक बार विधानसभा अध्यक्ष रहने का गौरव आत्माराम गोविंद खैर को है और वहीं केसरीनाथ त्रिपाठी को भी यह गौरव प्राप्त है। 2 लोग हैं, आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी, ये 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों पदों पर अगर कोई रहा हो तो ऐसे व्यक्ति श्रीपति मिश्र और बनारसी दास हैं। फिर से देख लीजिएगा, श्रीपति मिश्र और बनारसी दास हैं। मैं देख लीजिए, अंडरलाइन कर रहा हूँ, श्रीपति मिश्र और श्री बनारसी दास जी हैं। मुझे उम्मीद है ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रोक कर मैं बोल जरूर रहा हूँ, लेकिन आप इसको रोकिएगा और केयरफुली इसको नोट करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चर्चा कर लेते हैं। इस समय वर्तमान की स्थिति क्या है। वर्तमान में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी जी हैं, जबकि डीजीपी एचसी अवस्थी साहब है। एचसी अवस्थी साहब, आगे मैं इनका फोटो भी आपको दिखाऊंगा जिससे आप इजी याद कर सकें। देखिए, राघवेंद्र सिंह को एडवोकेट जनरल 2017 में नियुक्त किया गया, अभी भी अपने पद पर हैं। मुख्य न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं हाई कोर्ट के, तो सबसे पहले 1866 से लेकर 1871 तक अपने पद पर जो रहे वो थे श्री वाल्टर मोर्गन। याद रहेगा, श्री वाल्टर मोर्गन अपने पद पर रहे। वर्तमान में गोविंद माथुर जी प्रयागराज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में कौन है, गोविंद माथुर जी। वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश के हैं गोविंद माथुर जी। याद रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बेहद अच्छी तरह से इनको याद कर रहे होंगे। लेकिन पहले
भारतीय जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के या प्रयागराज हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने वो थे शाह मोहम्मद सुलेमान। सन 1932 में इस पद पर आए। स्वतंत्रता के बाद पहले हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 1947 में विधुभूषण मलिक थे। याद रखेंगे, विधुभूषण मलिक थे। बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा। मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं। सन 1925 में अवध चीफ कोर्ट की स्थापना की गई थी। याद रहेगा, सन 1925 अवध चीफ कोर्ट की स्थापना की गई। यहाँ यह फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि इसका संबंध प्रयागराज से अलग था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो प्रयागराज को मुख्य और लखनऊ की इस शाखा, जिसे अवध चीफ कोर्ट कहते थे, को उसकी ब्रांच बना दिया गया। तो याद रहेगा, मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा कि जो इलाहाबाद में बिल्डिंग आपको आज दिखती है हाई कोर्ट की शाखा के तौर पर, वो दरअसल 1925 में एक अलग कोर्ट के रूप में स्थापित हुई थी। लेकिन बाद में देश की आज़ादी के बाद उसे हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही जोड़ दिया और वो उसकी शाखा बन गई। ये हैं हमारे डीजीपी HC अवस्थी साहब और ये हैं हमारे मुख्य सचिव जो अभी आपने पढ़ा, नाम याद होगा, सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी जी। फिर से देख लीजिए, HC अवस्थी साहब हमारे डीजीपी और हमारे मुख्य सचिव। आज के अंक को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको इस राजनीतिक व्यवस्था से अच्छे टॉपिक्स, अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। उन्हें नोट्स करिएगा, उन्हें नोट बनाइएगा और पिछले साल के पेपर से ज़रा चेक करिए क्या कुछ क्वेश्चंस मिले हैं और उन्हें हल करिए। मेरा उद्देश्य यही है कि आप में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो प्रश्नों की समस्याएं हैं उसे दूर कर दूं और आप में एक कॉन्फिडेंस जगा सकूं कि आप उत्तर प्रदेश को भली भांति जानते हैं। तो हमारे साथ देने के लिए, और अभी तक हमारे वीडियो को अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।